नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी बीजेपी में मची हलचल के बीच अब भूपेंद्र चौधरी ने अमित शाह और जेपी नड्डा को और पीएम मोदी को एक रिपोर्ट सौंपी है और 40,000 कार्यकर्ताओं का इस रिपोर्ट में फीडबैक लिया गया है। 15 पेज की ये रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें उन्होंने तमाम विभागों की यूपी के वो मोदी से शिकायत की है, जेपी नड्डा से शिकायत की है। चौंकाने वाली खबर तो ये है कि भूपेंद्र चौधरी ने गृह और सूचना विभाग की शिकायत स्पेशली जेपी नड्डा से की है और कहा है कि इन विभागों की कमी के कारण, इन विभागों की नाकामी के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये है कि ये दोनों ही विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालते हैं। तो यानी कि इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है और उन पर यूपी में बीजेपी की हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई है। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर अमित शाह को, पीएम मोदी को और दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश की गई है, जिनको कहा जा रहा था कि जिनकी कमी के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार मिली। अभिषेक, जिस तरीके से रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी ने दी है और वो रिपोर्ट दी है जिसमें पहले से ही कहा जा रहा था कि अफसरशाही हावी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या नेता जमीन से कट गए हैं, वही तमाम बातें उस रिपोर्ट में भी दी गई। सबसे बड़ी बात तो ये रिपोर्ट तैयार करने वाले केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी थे, जो केंद्र के करीबी थे। ये रिपोर्ट उस वक्त बाहर क्यों नहीं आई शबनम, जिस वक्त कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई थी? ये रिपोर्ट क्या उससे पहले नहीं आ जानी चाहिए थी जब कार्य समिति की बैठक हुई थी? ये रिपोर्ट 15 पन्नों की रिपोर्ट, सिर्फ 15 पन्नों की रिपोर्ट आपकी उसी वक्त बाहर क्यों आती है जिस वक्त भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं? समझिए यहाँ कुछ क्या खेल हुआ है। देखिए, जिस वक्त कल भूपेंद्र चौधरी मिले थे प्रधानमंत्री मोदी से, तब एक खबर आई कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। बिल्कुल। और उसके बाद हम लोगों ने कयास लगाए, मीडिया में बातें, खबरें चलने लगी, लोगों में ये बात होने लगी कि अब जब हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी ने ले ली है तो अब उनका इस्तीफा हो सकता है। उनका इस्तीफा हो सकता है मतलब संगठन का जो पद है अध्यक्ष का वो खाली हो जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य को वहां बिठा दिया जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि गृह और सूचना विभाग पर आरोप मढ़ दिए गए, उन्हीं पर आरोप मढ़े गए जो विभाग योगी आदित्यनाथ के पास हैं। अब समझिए, हम ये जो कयास लगा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है, मोदी ने इंटरवीन किया है, बीच बचाव किया है, दोनों पक्षों को समझाया है। केशव प्रसाद मौर्य भी वापस लखनऊ लौट आए हैं दिल्ली से। शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से नहीं हुई। तो अब ये दूसरा खेल रचा गया है। क्यों रचा गया है? याद करिए, कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी हार अति आत्मविश्वास के कारण हुई है। अति आत्मविश्वास का मतलब इस बार एनडीए 400 पार, इस बार बीजेपी 370 पार। किसका नारा था? सबसे पहले नारा सदन में खड़े होकर, जिस प्रधानमंत्री ने आज तक इस तरीके की बातें सदन में नहीं की थी, एक सेफोलॉजिस्ट की तरह प्रधानमंत्री कह देते हैं इस बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। सदन में, सदन के पटल पर ये बात कह देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने किस पर सवाल उठाया? प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया। और मोदी से मुलाकात हुई भूपेंद्र चौधरी की। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही रिपोर्ट क्यों सौंपी? जेपी नड्डा को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, संगठन का जो काम देखते हैं, सरकार का काम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस रिपोर्ट में क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं तो पहले ये विस्तार से बता देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी रही, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए बयान भी इसका कारण रहे, जल्द ही टिकट वितरण भी एक कारण रहा और 6वें और 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं के जुनून में कमी भी रही। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन मुद्दा हावी रहा, अग्निवीर भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना और इसके साथ ही प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी की वजह से भी चुनाव हारे। सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष रहा और पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरियों से पेपर लीक होना भी एक बड़ा कारण रहा है। तो कुल मिलाकर जो भूपेंद्र चौधरी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यही आरोप लगाए गए हैं कि योगी सरकार के कामकाज की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। देखिए, पुलिस या सिस्टम पर लगातार प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो प्रशासन, जो पुलिस या सिस्टम माफियाओं को मिट्टी में मिला रहा है, जिस पुलिस या सिस्टम ने लगभग अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने में काम किया है, जो प्रशासन उस चीज के करने के काबिल है कि बहन बेटियां रात को दिन में किसी भी वक्त आराम से पढ़ने जा सकती हैं, घर से निकल सकते हैं, इस बात को सभी मानेंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों को कौन सा पुलिस सिस्टम चाहिए? वो वाला पुलिस सिस्टम
समाजवादी पार्टी के दौरान, जब एक छोटा सा पार्षद थाने में जाकर दरोगा को थप्पड़ मार दिया करता था, या एक छोटा सा इनकी पार्टी का कार्यकर्ता थाने में जाकर कुछ भी अपना काम कर लिया करता था, करवा लिया करता था, कोई पकड़ा गया उसको छुड़वा लिया करता था। ये पुलिसिया सिस्टम चाहिए। देखिए, पुलिसिया सिस्टम, कानून व्यवस्था अगर आपको मजबूत चाहिए तो गलत काम रोकने पड़ेंगे। जिस तरीके से कहा जाता था समाजवादी पार्टी का मतलब झंडा जिस गाड़ी पर, उस गाड़ी में गुंडा माफिया बदमाश, कब आपका जो है उन पर लगाम लगेगी? तब लगाम लगेगी ना जब आपकी कानून व्यवस्था ठोस होगी, कठोर होगी। और आम कार्यकर्ताओं की, या फिर मुझे समझ नहीं आता कि जो कानून व्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही, माफियाओं को लगातार खत्म कर रही है, हजारों एनकाउंटर वो पुलिस कर चुकी है और 200 से ज्यादा अपराधी मारे जा चुके हैं, उस पुलिस सिस्टम पर कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं? हालांकि हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता इस चीज से कि भ्रष्टाचार नहीं हुए है, अफसरशाही हावी नहीं है नेताओं पर, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अफसरशाही इस सरकार में ज्यादा हावी है। बिल्कुल, जो नेता, मंत्री, विधायक हैं, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं के छोटे मोटे काम भी नहीं करवा पाएंगे अफसरों के द्वारा, या किसी को कोई सड़क चाहिए छोटी, या किसी को कोई नल चाहिए, उसमें अफसर आएंगे, उनको देखेंगे, एक तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने का भी अच्छा तरीका है। अफसर आएंगे, जांच करेंगे कि वाकई में यहाँ सड़क की जरूरत है, क्या इस गांव में वाकई में 10 नल की जरूरत है, या रिपोर्ट में जो 20 नल भेजे गए हैं वो कहीं उनका पैसा गबन करने की कोशिश तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लचक होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, जिससे जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता है, उसकी बात भी सरकार तक पहुंचे, उसकी बात भी जो है प्रशासन तक पहुंचे और उसके काम हो। योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं कमी रही कि योगी आदित्यनाथ वो टीम बनाने में नाकामयाब रहे उत्तर प्रदेश में कि जो टीम उन्हें फीडबैक दे सके। योगी आदित्यनाथ के पास फीडबैक कहां से आता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ के पास ऐसी कोई टीम है जो जमीन का फीडबैक उनके पास पहुंचाती है, तो वो टीम बेहद घटिया है। अगर ऐसी कोई टीम नहीं है योगी आदित्यनाथ के पास जो उन्हें फीडबैक नहीं देती है, तो योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा तंत्र खड़ा करना होगा जो निष्पक्ष जमीन की, हर एक गांव की, हर एक जिले की रिपोर्ट वहां तक पहुंचा सके, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो 2 तलवारों की धार पर होने वाला है। जिस तरीके से 2022 में मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हुआ, समाजवादी पार्टी के पास गया, इस बार कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के पास है और दोनों का वोट बैंक बढ़ा है। 8% वोट परसेंट जो है शबनम घटा है बीजेपी का, वो 8% अगर शिफ्ट हो जाता है अलायंस के पास, इंडिया अलायंस के पास, तो बीजेपी की हार उत्तर प्रदेश में पक्की है और करारी हार पक्की है। तो बिल्कुल जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने केंद्र के पास जाकर रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट में सारा ठीकरा योगी सरकार पर फोड़ने की कोशिश की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि वक्त रहते उत्तर प्रदेश में कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, कड़े बदलाव किए जाएं, तो 2027 का चुनाव जीता जाएगा, वरना तो खतरा मंडराता रहेगा। कुल मिलाकर उन्होंने या तो ये कहा जाए कि इशारा दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, या फिर कोई बड़े बदलाव कर योगी कैबिनेट में कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए। अब खैर देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र की तरफ से भूपेंद्र चौधरी की इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया जाता है और उत्तर प्रदेश में क्या बड़े बदलाव किए जाते हैं। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।